रिजर्वेशन तो ले ही सकते हैं। सपोज इट अगर हमने चयन प्रक्रिया में रिजर्वेशन नहीं लिया तो हमको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमको सिलेक्शन के लिए रिजर्वेशन चाहिए। तो अगर हमने 90 से 96 के आधार पर प्राप्त कर ही लिया है तो ये तो रिजर्वेशन ही हो गया एक बार। तो भी आप क्या हमको जब सिलेक्शन लिस्ट बनेगी तो कैसे आप हमको रोक सकते हो? ओपन कैटेगरी में या अनारक्षित अगर हमारा कट ऑफ है तो उससे ऊपर जाने से आप हमको कतई नहीं रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी चयन प्रक्रिया में हम एक बार तो रिजर्वेशन ले ही सकते हैं और वो रिजर्वेशन आपने हमको 90 से 96 के बीच में दे दिया तो वो हमारा रिजर्वेशन हो गया। तो ये एक ही बार हुआ ना, दोबारा कहाँ हुआ? इसके बाद क्या हमने कहीं पर जब सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बन रही है क्या हमने उसमें कहीं पर रिजर्वेशन लिया? क्योंकि उसमें रिजर्वेशन कहीं पर ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा स्टेप है ही नहीं कि जिसमें हम रिजर्वेशन लिए हों। तो ये अगर रिजर्वेशन हमने लिया है एटीआरई में तो वो भी एक ही बार है। तो जब एक बार ले लिया तो अगर हमारा गुणांक 70 बना तो क्या आप हमको ओपन कैटेगरी में नहीं जाने दोगे? क्यों नहीं जाने दोगे? 100% जाने देंगे। इसी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रूल 3631 को उसने सही क्यों माना है। क्योंकि फिर अगर एक बार ले लिया तो इसीलिए उसने रूल 3631 के तहत मेरिट पब्लिश करने का आदेश दे दिया है। लेकिन अब यहीं पर उन्होंने जो सबसे गलत बात करी है वो ये करी है कि उन्होंने 90 से 96 वालों को रोक रखा है। कहा कि ओपन में वही जाएंगे जो ओपन कंपटीशन के बराबर होंगे। तो फिर तुमने तुम्हारा पूरा एक तरीके से जो रूल 3631 की अपनी ही जो व्याख्या तुमने की उसी के अगेंस्ट तुमने ऑर्डर कर दिया है। तो दोनों मतलब दोनों बात कैसे हो सकती है? या तो आप ये ना कहो कि रूल 3631 है। तो ये दो पॉइंट हैं। तो पहली बात तो हम लोग अगर नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रूफ कर देंगे, हमें प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, वो तो जजमेंट था। अब चूंकि उनको अपने भाई बहनोई जीजा साली इन सबको जो है कुछ न कुछ देना था तो उन्होंने उसको नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कर दिया। लेकिन डिवीजन बेंच ने भी कहा और वो डिवीजन बेंच से जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बिल्कुल महीन बहस थी और अगर उसको मोटा मोटा हम लोग करें फिर भाई अगर हम एटीआरई में रिलैक्सेशन लेते हैं वही तो रिजर्वेशन है। उसके बाद हम कहाँ रिजर्वेशन लेंगे जा करके? कहीं नहीं लेंगे। तो हमारा 70 गुणांक बनेगा या 68 बनेगा तो हम ओपन कैटेगरी में जाएंगे। तो आप हमको फिर आप हमको क्यों रोक रहे हो? फिर हमारे रिजर्वेशन का मतलब क्या रह गया? ठीक है, तो ये बात थी। और लेकिन अगर हम लोग नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कर भी दें तो हमको कहीं रिजर्वेशन मिले ही नहीं। फिर तो कहाँ हमको रिजर्वेशन मिला? ठीक है, तो ये बात है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ये एक अगर हमने उसमें लिया भी है तो एक ही बार लिया है। ठीक, तो उसके आधार पर हमारा अगर अनारक्षित के बराबर गुणांक है तो भी हम अनारक्षित श्रेणी में ही ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अपने मन से चीजों को इंटरप्रेट करके आप रूल 3631 को तहत भी जा रहे हो, जो गाइडलाइन है उसको भी सही कर रहे हो, सब कुछ सही आप मान रहे हो, उसके बावजूद इस तरीके का हास्यास्पद फाइंडिंग लिखना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जुगाड़ वाले ही। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके अलावा जो इसमें अन्य चीजें हैं जो जजमेंट कोटेड हैं वो जितेंद्र सिंह वाला भी कोटेड है। और इन्होंने एक जो गाइडलाइन हम लोगों की वो 1994 है उसमें रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों में अंतर होता है। जैसे एज है तो एज एक रिलैक्सेशन है, वो कहीं से भी रिजर्वेशन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा फीस वगैरह है, अन्य सारी चीजें हैं। इसीलिए जब इनका मैं जजमेंट पढ़ रहा था तो इस जजमेंट में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आरवी भास्कर का आदेश है, जो लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी अनारक्षित के साथ में ट्रीट होता है तो उसको अनारक्षित में ही रखा जाएगा, भले ही उसने आयु इत्यादि का उपभोग या छूट के लाभ का छूट का उपभोग किया हो। यानी कि भले ही उसने उम्र में छूट ली हो तब भी उसको अनारक्षित श्रेणी में ही ट्रीट किया जाएगा। वहां पर उन्होंने आयु आदि शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन जब साहब ने जजमेंट किया है तो उन्होंने लाइक
लिखा हुआ है, उसमें इत्यादि शब्द कहाँ लिए चले गए हैं वो इनसे हम लोग ये नहीं बिल्कुल तरीके से बायस्ड होकर के आदेश लिखा गया है। मैं फाइंडिंग उन्होंने लिखी है वो उन्होंने रिटर्न सबमिशन में दिया होगा, तो ये फाइंडिंग उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, ये साहब उन्हीं के द्वारा जो है जो उन्होंने लिखा वही साहब ने छाप दिया। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से बायस्ड होकर के जजमेंट जो है वो लिखा गया है। ओबीसी एससी का जितनी भी चीजें हैं, कम से कम हम लोग तो जिस तरीके से डबल बेंच का ऑर्डर वो उड़ा ले गए, कहाँ ले गए पता नहीं, उसका नहीं कह सकते हैं, उसको गायब ही कर दिया। मतलब दुनिया भर का दीपा ईवी जिसका कोई वजूद नहीं है, अनिल कुमार तिवारी जो महिला रिजर्वेशन का है, इसके अलावा जो नीरव कुमार गुजरात का जजमेंट है, उन सारे जजमेंट को कोट कर दिया साहब ने। उनको केवल राघवेंद्र वाला जजमेंट नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया। राघवेंद्र के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई थी, उसके कारण जो डिवीजन बेंच का राघवेंद्र वाला ऑर्डर था वो अपहोल्ड हो गया। वो भी साहब को पता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हुआ, लेकिन राघवेंद्र वाला जो ऑपरेटिव पैरा था कि एटीआर इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, वो पैरा साहब को ढूंढे नहीं मिला, बाकी सारे पैरा ढूंढे मिल गए। ये बहुत ही जो एक तरीके से अब क्या बताया जाए उनको कि सब कुछ दुनिया भर की कहानी उन्होंने लिख दी। स्टेट ने जो अपील अनंत कुमार यादव में फाइल थी वो लिख गई, नीरव कुमार वाली लिख गई, दीपा ईवी का ऑर्डर लिख गया, जितेंद्र सिंह लिख गया, सौरभ यादव लिख गया। ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पर उनको घुमाना था, नमस्कार, जिस पॉइंट पर उनको लिखना था और उसके आधार पर वो कुछ न दे पाते अपने मातहतों को, वो चीज मतलब जब इसी को बोलते हैं साम दाम दंड भेद, जो इनकी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ही कि मतलब जब कुछ नहीं बचा तो हमारे लोगों के साथ छल किया गया। और जो आर्गुमेंट हमारी तरफ से हुआ था, जो आर्गुमेंट राकेश चौधरी साहब ने भी उस जजमेंट को दिया था, मैडम ने भी अपने हम लोग अभी आप देखिएगा वो जो रिटर्न सबमिशन था उसमें भी हम लोग लिख करके दिए थे, वो भी सारी चीजें लिख करके दी थी, इतने पूरे पूरे बंडल गट्ठर बना करके बंधवा के दी थी। साहब को सब कुछ मिल गया, लेकिन टीआर इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वाला जो पैरा था वो नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया। ठीक है, लेकिन ठीक है, इसी तरीके के जजमेंट जब उड़ेंगे तब कर देंगे। दिक्कत और खेल तो शंका उसी दिन हो गई थी जब जो भाटिया साहब की कोर्ट एकदम से बदल दी गई, राजा राय साहब के से एकदम से मुकदमे हट गए, फिर वो तुरंत सुनवाई के बाद तुरंत जो है चले गए इलाहाबाद, और ये साहब आ गए और 2 महीने में साहब आए और साहब को तुरंत इतना बड़ा बंच दे दिया गया 100+ पिटीशंस का। तो ये सब शंका की बातें थी, उनको जो लिखवाना था लिख गया, लेकिन कम से कम इतना उन्होंने हम लोगों पर एहसान कर दिया कि जितनी हमारी कंटेंशन थे, जितना हमारा मैटर था, चाहे वो 6800 वाला हो, चाहे वो 20,000 सीटों वाला हो, चाहे 6800 के साथ में और कितनी सीटें मिलनी चाहिए वो हो, चाहे कट ऑफ 67.11 वाला हो, वो सारी चीजें लिख दी हैं। अब कम से कम कोई अपने इस से नहीं बदल सकता कि साहब कट ऑफ इतनी नहीं इतनी है। अब जो होगा वो सारी चीजें इसी में लिखी होंगी। ठीक है, तो इतना उन्होंने एहसान हम लोगों को कर दिया। अब कि हम लोग कम से कम जो रायता फैला पड़ा था सिंगल बेंच में, सब अपना अपना खींचतान किए थे, तो उसको कंपाइल करके एक जगह पर उन्होंने सेट कर दिया। ये जरूर अच्छा काम किया। ठीक है, इसके अलावा उनका जो ये
जजमेंट जब आप पढ़ोगे तो उनका मोड तो टीईटी में भी जो कंसेशनल मार्क है उसको भी वो उनका बस चलता तो उसको भी वो रिजर्वेशन की श्रेणी में डाल देते। लेकिन अब हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में अंतर है। और अगर हालांकि हमारा जब पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है तो वही हमको प्रूफ करके किनारे हट लेना है। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर और पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट दोनों है, मीठा नमकीन दोनों है, दोनों का मजा देता है, तो उस पर हम लोग बहस करेंगे। बस उतना ही पार्ट जो है थोड़ा सा हम लोगों के एक तरीके से कह सकते हो कि निगेटिव में है, चाहे उसमें भी है। लेकिन अगर उसको भी हम लोग इस तरीके से ट्रीट करें कि रिजर्वेशन हम केवल उसी में ले रहे हैं, तब भी हमको अनारक्षित में जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन साहब ने किस आधार पर रोका है वो साहब को खुद ही नहीं पता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग करेंगे। हालांकि सरकार को इस पर स्पेशल अपील फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट सरकार के भी खिलाफ है, ठीक है। उसकी जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ है, जो 1994 का एक्ट है उसके खिलाफ है, जो 1994 का गवर्नमेंट ऑर्डर है उसके खिलाफ है। तो पूरी तरीके से तो इस पर हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब पुराने जो हमारे उसमें प्रचलित हैं कहानियां, वो ऐसे नहीं प्रचलित हैं। जब एकलव्य से जीता नहीं जाता तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है कि अब हमारा जो शिष्य है वही पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। ठीक वही यहाँ पर हुआ। जब पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रूफ नहीं कर पाए, जब पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रूफ नहीं कर पाए वो लोग, तो हमारा ऑर्डर ही गायब कर दिया गया डिवीजन बेंच का। हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्डर था 1994 का उसको नहीं कोर्ट किया गया, और ये जजमेंट उन सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड है। अब उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, सेटल्ड लॉ है। तो वो जजमेंट ही गायब कर दिया गया और अपने नाते रिश्तेदारों को कुछ देने के लिए लिख दिया गया। तो अब इसमें हम लोगों की अगर कहीं पर कोई चूक हो तो बताएं। हम लोग तो सबसे लड़े, 6800 से लड़े, अपने ही साथियों से लड़े, सरकार से लड़े, अच्छा जनरल से लड़े, ठीक है। और इन सबसे लड़ करके कम से कम कहां तक अगर आप थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में हम लोगों ने, मैं इस पर कोई प्राउड नहीं फील कर रहा हूँ, मैं इस पर कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन जहां से शुरुआत करी थी और उस पूरे रायते को समेट करके आज यहाँ पर ला करके खड़ा किया है, तो मुझे कम से कम ये संतुष्टि कि मैं अपना 100% दिया। अब इतने बड़े जजमेंट में, इतनी भीड़ में अगर एक आधी लाइन उन्होंने अपने खुद को बायस्ड हो करके, अपने भाई भतीजावाद से प्रेरित हो करके अपने कैंडिडेट्स को करने के लिए कुछ किया है, तो उसको भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अब हमें किसी अन्य चीज पर जवाब नहीं देना है। अब हमें 6800 से नहीं लड़ना है, अब हमें 20,000 सीटों के लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि 20,000 सीटें तो हमारी कोर्ट ने इसमें लिख ही दी है। शुक्ला जी ने खुद लिखा कि इनको 20,000 सीटें और मिलनी चाहिए, 6800 मिली है, 13,000 समथिंग और मिलनी चाहिए। आप लोग पैरा में पढ़ लीजिएगा। तो अब जो हमको लिखवाना था वो सारी की सारी चीजें हमने लोगों ने लिखवा दी। अब हमको सिर्फ एक चीज बची है, वो ये है कि जो आपने मीठा नमकीन वाला मजा दिया है कि पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी नहीं माना है, तो वो सारी पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी माना है और क्वालिफाइंग एग्जाम भी माना है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम भी मानते हो और पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी मांगते हो, तब भी तो हम एक ही बार रिजर्वेशन ले रहे हैं ना ATRE में। तब आप हमको कैसे चयन सूची में रोक सकते हो अनरिजर्व में जाने से? नहीं रोक सकते हो, किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते हो। लेकिन आपने रोका है, ये गलत किया है। फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या रह गया? अब अगर इतना भी समझाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग समझाएंगे। बस थोड़ी सी महीन बहस है, उस पर हम लोग पूरी तरीके से तैयार होंगे और आगे काम करेंगे। लेकिन जो भी 6800 वाले भी हमारे भाई बहन हैं, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं कि कोई मेरा आपसे कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई गलत नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों ने गलत किया है, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तुमने हर लेवल पर जाकर के हम लोगों को अपमानित किया, हम लोगों को गालियां दी, सब कुछ दिया, उसी का परिणाम है कि आज तुम लोग भुगत रहे, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें। हाँ देखो, अब 6800 के नाम से याद आ गया कि जो 6800 की लिस्ट रद्द हुई है, क्वेश हुई है, वो 323 के आधार पर रद्द हुई है, बियॉन्ड 69,000 के आधार पर रद्द हुई है।
आउटस्टेड के आधार पर रद्द हुई है, वो कहीं पर भी इस आधार पर नहीं रद्द हुई है कि इन्होंने डबल रिजर्वेशन लिया है, इस आधार पर नहीं रद्द हुई है। तो अगर वास्तव में शुक्ला जी ने सही ऑर्डर किया होता तो इसका जो ग्राउंड उठाते वो ये उठाते कि हाँ डबल रिजर्वेशन लेने के कारण इसको हम रद्द कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पर उन्होंने इसको क्वेश्चन नहीं किया है। उन्होंने उसको क्वेश्चन जो किया है वो बियॉन्ड 69,000 के आधार पर किया है, और इस आधार पर किया है कि जितने अंदर करोगे उतने ही बाहर करने के आधार पर हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि सरकार हमारे साथ है, सरकार नाराज हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, इन्हीं सब पापों का फल इन लोगों को मिला है जो कहते थे सरकार हमारे साथ है फला। अरे सरकार लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं हुई, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई, ये सरकार, ठीक है, ये सरकार उनकी नहीं हुई जिनके आधार पर ये सरकार बनाते आ गए, जिनके आधार पर ये रूल कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और तुम सोचते हो कि दलित पिछड़ों तुम्हारे साथ सरकार हो जाएगी। और अगर हो जाएगी तो जो हस्र यहाँ पर हुआ है, अगर नहीं संभले उससे बुरा हस्र यहाँ पर होगा, ये इसके लिए तैयार रहना। और सरकार तुमको यूज कर रही, तुम सरकार को यूज करो, उसको बाध्य करो कि वो इस बिंदु पर क्लेरिफिकेशन के लिए स्पेशल अपील फाइल करे। ठीक है। और उसके साथ में हम लोगों को भी लड़ना होगा, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है मुकदमे में। हमको जो लोग 20,000 सीटें मांग रहे थे उनका भी कंटेंशन लिखा हुआ है कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा, और ये तभी संभव हो जैसे ये रूल 3631 अपहोल्ड हुआ है, और जो इन्होंने 90 से 96 रोक लिया है, वो जैसे ही रोक हटेगी ये सारी के सारे जो ऑपरेटिव पैराज हैं अपने आप अस्तित्व में आ जाएंगे। ठीक है। और जो नीरव कुमार मखवाना वाला आदेश है, वो गौरव प्रधान वाला आदेश है, ये सारे आदेश जो हैं ये सब अलग अलग राज्यों के हैं। हर राज्यों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर राज्य की अपनी अपनी पावर वो रूल बनाने की पावर्स होती हैं। दूसरे राज्य का जजमेंट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या उत्तर प्रदेश का जजमेंट राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं लागू हो सकता। जब दीपा ईबी पर चतुर्वेदी साहब बहस कर रहे थे तो हम लोग दीपा ईबी के पूरा डिटेल खंगाल करके लाए थे, और वो खंगाल करके लाए थे वो सब कुछ लगा है, पूरी गाइडलाइन डिफरेंट है, उसके बावजूद उस जजमेंट को यहाँ पर थोपने की जो नापाक कोशिश और कुत्सित प्रयास किया गया है उस पर भी हम लोग जवाब देंगे इन सब बातों पर। लेकिन जो 6800 वाले साथी हैं उनसे मैं एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर 6800 चिल्लाए तो जो हसर यहाँ हुआ उससे बुरा हसर के लिए तैयार रहना। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि केवल ATRE पर लड़ना होगा, सबका हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ठीक है। क्योंकि अब सरकार अगर सिंगल बेंच ये कह रही कि वो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हम भी 2 साल से ठोकरें खा रहे हैं, हम भी 2 साल से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो अगर उनके साथ मर्सी अपील जाएगी तो हमारे साथ भी मर्सी अपील जानी चाहिए, और इसका जवाब हम लोग पूरी तरीके से स्पेशल अपील में देंगे। मर्सी अगर उनके साथ आप बिना मांगे मर्सी दिखा रहे हो तो हमारे साथ भी मर्सी दिखाओगे ना। अगर उनके फिर बचा क्या? अगर वो गलत किए हैं इस तरीके से, तो कोई भी सरकार आए इलीगल अपॉइंटेज को भर ले, फिर आकर के कह दे कि अच्छा अब तुम लोग 2 साल से नौकरी कर रहे हो, ठीक है फिर अब करो नौकरी, कहाँ बाहर जाओगे। इस तरीके से तो ये एक परिपाटी चल पड़ेगी कि सरकार जिसका मर्जी उसका भर लेगी, और उसको लीपा पोती करने के लिए इन साहबान जैसे न्यायमूर्तियों को बिठा देंगे जो ये कह देंगे कि अच्छा आप इतने दिन से कर रहे हैं, चलो चलने दो। और जो बाहर होंगे, जो लड़ रहे होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे संभव? तो कहीं ना इन सब बिंदुओं पर हम लोग लिख करके आएंगे, और इन सब सारे बिंदुओं पर बहस होगी, और विस्तार से बहस होगी कि जो मांग रहा है उसको आप ठेंगा दिखा रहे हो, और जो कुछ नहीं मांग रहा, जो इलीगल अपॉइंटीज है, कुर्सी बैठ के पेट मेज पे रखता है, उसको जो है आप बचाने के लिए कह रहे हो सरकार से पॉलिसी बनाओ। अरे एक आपकी तो नियत ये थी, कम से कम कुछ नहीं था तो कसम जो लड़के लड़ रहे थे उनके लिए अगर ये लिख देते कि भाई इन लड़कों के लिए भी कुछ पॉलिसी बना करके कुछ यार कर दो, तब तो समझ में आता कि भाई हाँ आप वो न्याय के देवता है। लेकिन आप ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी बनाने का आदेश कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो जो इलीगल अपॉइंटीज है।
तो अगर उनको आप बाहर करने के लिए ना हो, इसके लिए आप सजेशन दे रहे हो, और जो बाहर लड़ खप रहा है उसके लिए आप नहीं सजेशन दे रहे हो। आपको तो ये भी तो सजेशन देना चाहिए ना कि भाई ये लड़के भी तो 2 साल से झक मार रहे हैं, आर्थिक शारीरिक मानसिक रूप से पैसे से बेचारे टूट रहे हैं, लाठियां उनके ऊपर टूट रही हैं, बारिश गिर रही है, धूप जाड़ा गर्मी सब बेचारे झेल करके आ रहे हैं, कैसे कैसे ट्यूशन पढ़ा के पैसा दे रहे हैं। उनके लिए भी तो आप पॉलिसी बनवा सकते हो, लेकिन उनके लिए आपने कुछ नहीं लिखा। लिखा किसके लिए? जो इलीगल अपॉइंटीज है, और आपने खुद माना है कि ये इलीगल अपॉइंटीज है। ठीक है, और अगर इन सब चीजों को नहीं सही से स्पेशल अपील में हम लोगों को रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से पूरी परिपाटी चलेगी। कोई भी सरकार आएगी, जिसका मर्जी उसका भर लिया, बाकी तो बप्पा बैठे ही हैं कि अच्छा हाँ तुम लोग 2 साल से नौकरी कर रहे हो, तुम लोग 1.5 साल से नौकरी कर रहे हो, तुम लोग 3 साल से नौकरी कर रहे हो। तो ये नहीं चलेगा, और निश्चित रूप से नहीं चलेगा। इस पर इन सब ऑर्डर्स को मतलब हम लोगों को आधे रास्ते पे ले जाकर के छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इन सब पर बहस चलेगी और डिटेल में बहस होगी। ठीक है, और ये सारी बातें हैं। बाकी केवल इस बिंदु पर हम लोगों को लड़ना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन चूंकि 68 सवालों के साथ सरकार है, तो वो लोग इतना तो करवा ही लेंगे, सरकार इस जजमेंट के खिलाफ जो है स्पेशल अपील फाइल करे। बाकी हम लोग तो अपने तरीके से काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा बड़ा जजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन त्रिपुरारी शरण का भी है, यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा सानी, सारे जजमेंट कोट कर दिए हैं। ठीक है, सब कुछ है इसमें, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आनी बाकी हैं। ठीक है, तो बाकी 1-2 दिन में हर चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे। बाकी जितने भी साथी हैं, कोई भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं। जो लोग कहते हैं कि सबका अपना अपना मानना है, सब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि एक जो बहुत महीन बहस है, उस महीन बहस की जरूरत पड़ेगी, और उसी पर बहस होगी। और सब कुछ जब हमारे फेवर में है, तो एक पॉइंट जो बचा है उस पर लड़ लेंगे। सरकार से लड़ लिया, इन लोगों से लड़ लिया, उन लोगों से लड़ लिया, सब कुछ तो फेवर में है। तो अगर एक पॉइंट बचा तो केवल इसी पर बहस करना बाकी है, तो उस पर भी लड़ेंगे। अब तो हमारे पास अब तो हम लोग लिख करके आएंगे और जजमेंट लगा करके आएंगे, तब देखते हैं कैसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को धीरे धीरे बताई जाएंगी। अभी जजमेंट हम लोग सारे पढ़ लिए हैं, और तो इतनी सारी चीज़